Yes. So, good morning to all of you, and from today we will start our topic of science and technology for UPSC exams. ठीक है. So, आप में से कुछ लोग मुझे पहले भी मैं मिल चुका हूँ आप में से कुछ लोगों से, ठीक है, और आप आगे हम शुरू करते हैं. साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. और प्रीलिम्स में आप देखेंगे तो 10 to 15 क्वेश्चंस आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देखने को मिलेंगे, एंड मेंस में आपको 2 to 4 क्वेश्चन या 1 to 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा. ठीक है. और ये एक बहुत ही मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, और इसमें आपको मतलब अलग अलग स्ट्रीम्स को लेकर के चलना होगा. जैसे कि हम सिलेबस में अगर देखते हैं तो आप देखेंगे कि जब आप यूपीएससी का नोटिफिकेशन स्टडी किया है आप लोगों ने, ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे कि प्रीलिम्स में जस्ट उन्होंने लिखा हुआ है जनरल साइंस, ओनली जनरल साइंस उन्होंने मेंशन किया हुआ है, एंड मेंस में फिर उसको और जो है क्लासिफाई कर दिया गया है स्पेस टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, अदर. लेकिन जब आप प्रीलिम्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप जब देखेंगे तो आप पाएंगे कि जनरल साइंस वर्ड इतना नैरो नहीं है. जनरल साइंस जैसे ही हम देखते हैं वर्ड को तो हमारे माइंड में क्या क्लिक करता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, है ना. दिस इज जनरल साइंस, यही हम आज तक सुनते आए हैं. लेकिन ये इतना नैरो नहीं है, ये बहुत वास्ट है. इसमें जनरल टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं. तो जो मेंस में जो टॉपिक इन्होंने बता रखे हैं, नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये जो सारे टॉपिक हैं इन्हीं को प्रीलिम्स में एज इट इज लाया जा रहा है. ऐसा नहीं है कि जनरल बायोलॉजी से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं. हम देखेंगे पीवाईक्यू में, आप देखेंगे कि जनरल बायोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. एकदम हार्डकोर जो जनरल साइंस क्वेश्चन होते थे वो 2015 तक पूछे जाते थे. 16 में फिर धीरे धीरे इनका ट्रेंड कम होने लगा, एंड देन फिर से ये क्वेश्चंस जो है फिर से ट्रेंड में आने लगे हैं, प्रीलिम्स में पूछे जा रहे हैं. लेकिन अब इनका नेचर चेंज हो रहा है. मीन्स पहले डायरेक्ट जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता था, जस्ट डायरेक्ट फिजिक्स से रिलेटेड. तो मीन्स फॉर एग्जांपल 2013 का एक क्वेश्चन है, दे डायरेक्टली आस्क्ड दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इज हैपनिंग इन ए रेनबो? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. देन ऑप्शन 1 2 2 3 लाइक दिस. ठीक है. बट अब नेचर को चेंज कर रहे हैं, वो डायरेक्ट जनरल साइंस को डायरेक्ट ना पूछ करके वो टेक्नोलॉजी से रिलेट कर रहे हैं, टेक्निकल एस्पेक्ट्स के साथ उसको जोड़ रहे हैं. तो एक तो हमें इस पे ध्यान देना होगा, एंड देन फिर आपको टेक्नोलॉजी को पूरा प्रीलिम्स के अंदर आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं. मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन टेक्नोलॉजी पर ही होंगे. मीन्स बायोटेक्नोलॉजी तो आपको उसका स्टैटिक पार्ट जो उसका बायोटेक्नोलॉजी की बेसिक्स है उसको स्टडी करना है, एंड देन फिर करंट अफेयर्स से उसको रिलेट करना है. यही मोड ऑफ स्टडी आपका रहना चाहिए. इन क्लासेस में हम जनरल पार्ट को स्टडी करेंगे. व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, व्हाट इज टेक्निक्स यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी, है ना, विच जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स, है ना, अदर प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक्स एक्सेट्रा. ठीक है. सिमिलरली नैनो टेक्नोलॉजी क्या है उसको हम स्टडी करेंगे, उसके स्टैटिक लेवल तक हम स्टडी करेंगे, एंड देन हम एक ऐसे लेवल पर ले जाकर हम अपनी क्लास को या टॉपिक को क्लोज करेंगे जहां पर आप सेल्फ डिपेंड हो जाएंगे अपने करंट अफेयर्स को एनालाइज करने के लिए. यही मेरा ऑब्जेक्टिव है इस क्लासेस में. मैं आपको यहाँ पर कोई स्पेशलिस्ट बनाने के लिए नहीं आया हूँ. मैं आपको एक ऐसे लेवल तक ले जा करके छोड़ना चाहता हूँ जहाँ पर आप सेल्फ डिपेंड हो जाएं, अपने न्यूज़पेपर को ओपन करें एंड देन स्टडी करें डायरेक्टली. यही हमारा मोड ऑफ स्टडी होगा. ओके. अब हम कैसे स्टडी करेंगे इसको? सोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो हमारे सोर्सेज होंगे हमारी क्लास नोट्स जो हमारा स्टैटिक पार्ट होगा. देन फिर हम करंट अफेयर्स से रिलेट करेंगे. उसके लिए तो आपको द हिंदू, आप अगर पीवाईक्यूज को देखेंगे तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनके बारे में पता भी नहीं चल पा रहा होता है कि स्टूडेंट्स को ये पूछे कहाँ से गए हैं. लेकिन इंडीड वास्तव में वो क्या होता है, वो द हिंदू का साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो पेज आता है, आप देखते हैं लास्ट पेज होता है साइंस एंड टेक का, उस पेज में बिटवीन द लाइंस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. वो पेज जो साइंस का जो पेज है द हिंदू का, वेरी इंपॉर्टेंट है. उसको आप कभी भी स्किप नहीं करेंगे, आप उसको पढ़ेंगे एंड देन उसके नोट्स बनाएंगे. तो मोड ऑफ स्टडी क्या होगा? स्टैटिक पार्ट, एंड देन फिर आप द हिंदू पढ़ेंगे. एक और इंपॉर्टेंट सोर्स है दैट इज इंडियन एक्सप्रेस.
उसमें आपको ज़्यादा बहुत पूरा इंडियन एक्सप्रेस नहीं पढ़ना है, उसमें एक्सप्लेन का एक पेज होता है, उस पेज में साइंस से रिलेटेड कुछ ना कुछ कॉलम आएगा, ठीक है, उसको आपको स्टडी करना है, ठीक है। देन अगर आपके पास अगर टाइम बचता है तो आप साइंस रिपोर्टर को फॉलो कर सकते हैं। साइंस रिपोर्टर को जस्ट एक मंथली मैगजीन होती है, CSIR इसको रिलीज़ करता है हर मंथ, एंड उसको आप लेंगे और उसको स्टडी करेंगे, तो उसमें आपके साइंस रिपोर्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स, तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, हम किस मोड में स्टडी करें, तो बेसिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्निकल डेफिनेशंस, ठीक है, देन एप्लीकेशन ऑफ दैट टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन पार्ट को हम स्टडी करेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल नैनो टेक्नोलॉजी। सो व्हाट इज नैनो टेक्नोलॉजी, इट्स डेफिनेशन, टाइप ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, हाउ नैनो मटेरियल आर प्रोड्यूस्ड, वो टेक्नोलॉजी कौन कौन सी है, टॉप डाउन, बॉटम अप एक्सेट्रा, टाइप्स ऑफ नैनो मटेरियल्स, ठीक है, उनको स्टडी करेंगे, ये हुआ हमारा टेक्नोलॉजी पार्ट। एंड देन फिर एप्लीकेशंस, ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, किस किस फील्ड में उसको एप्लीकेशंस आ रहा है, तो फर्स्ट पार्ट इज कोर टेक्नोलॉजी पार्ट, देन सेकंड पार्ट इज एप्लीकेशंस ऑफ दैट टेक्नोलॉजी, एंड देन थर्ड पार्ट इज challenges of before that technology, what are the challenges to implement that technology, ठीक है, challenges पे बात करेंगे, then world achievement of at international level, इंटरनेशनल लेवल पर क्या अचीवमेंट्स है वो आपको द हिंदू से पता चलते रहेंगे, इंडियन एक्सप्रेस से पता चल जाएंगे, ठीक है, एंड देन व्हाट आर अचीवमेंट्स और व्हाट इज बीइंग डन टू अचीव दैट टेक्नोलॉजी इन इंडिया, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में। तो हम किसी भी टेक्नोलॉजी को इसी तरीके से स्टडी करेंगे, कोर पार्ट, एप्लीकेशंस, चैलेंजेस, इंडिया एंड वर्ल्ड। इस तरीके से आप अगर स्टडी करेंगे तो आपका प्रीलिम्स कम्स मेंस आपका प्रिपेयर होता चला जाएगा, ठीक है। अब हम सीधे सब्जेक्ट में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो है टॉपिक हम शुरू करते हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी प्लीज, बायोटेक्नोलॉजी तो डिफाइन करेंगे बायोटेक्नोलॉजी को, क्या है ये बायोटेक्नोलॉजी, व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी। आपको क्लास में अगर फ्री नोट्स लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, बाकी आपको अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको PPTs में सारा मैंने ऐड कर दिया है नोट्स को लिख करके, ठीक है, तो वो भी, और फिर भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे तो मैं एनोटेट करता चलूँगा, तो ठीक है। ओके, सो व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, ट्राई टू डिफाइन। So what is difference between science and technology? चलो इस यहाँ से शुरू करते हैं। What is difference between science and technology? What is science and what is technology? The science study of some natural phenomena. ठीक है, science is study of some natural phenomena, and then using that knowledge to produce goods and services for human being is called technology. So biology is study of biological processes found in nature, and technology means using that knowledge of biology to produce goods and services for human being, for well-being of mankind is called biotechnology. For example, we know lactobacillus bacteria, that it is a kind of bacteria, ठीक है, lactobacillus. We know how it do fermentation, okay. And then फिर we produce curd from milk using lactobacillus bacteria, that is technology. We know some yeast, some kind of yeast, okay, they do some fermentation process in nature. By using those yeast we produce alcohol, so that is technology, ठीक है। This is the biotechnology, means using the knowledge of biology or using the knowledge of life processes to produce goods and services for well-being of mankind is called biotechnology. बायोटेक्नोलॉजी को कहा जाता है, ठीक है। ये डेफिनेशन आपको क्लियर हुआ। देन बायोटेक्नोलॉजी में हम डाइव करें
जो कोर टेक्नोलॉजी प्रोसेसेस है उनको हम स्टडी करना शुरू करें उससे पहले एक बेसिक सेल बायोलॉजी जो है आपको करना होगा। सोर्सेज में एक और पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि आपको 9th और 10th का साइंस का बुक एटलीस्ट आपको पढ़ के रखना होगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, यहाँ से जाने के बाद 9th का एक एक चैप्टर और फिर देन 10th का आपको स्टडी करना है। सभी ऑल। हाँ, उसमें जो कोर जो फॉर्मूलाज वगैरह हैं केमिस्ट्री के, लाइक पीरियोडिक टेबल वगैरह, वो आप स्किप कर सकते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा स्किप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट जो है 9th-10th का आपको एनसीईआरटी स्टडी करना चाहिए, ठीक है। तो उसमें थोड़ा बेसिक मैं इसका आपको क्लियर कर देता हूँ सेल बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स कि सेल क्या है, व्हाट इज सेल, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल, ठीक है। अब सेल के हम सेल ऑर्गेनल्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे बायोटेक्नोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द सेल ऑर्गेनल्स? सो कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स इंपॉर्टेंट है? वन इज दिस इज न्यूक्लियस। What is the importance of nucleus? It contains the genetic material of the cell. Genetic material of the cell. Nucleus contains genetic material of the cell. Okay. So what is the genetic material means? It contains chromosomes. 99.7% genetic material is found in nucleus in the form of chromosomes. Okay. Then next part is mitochondria. This is mitochondria. What is mitochondria? Powerhouse of cell, ठीक है। What it does? It produce energy in form of ATP. So it produce energy. It carries out रेस्पिरेशन, सेल रेस्पिरेशन, सेल का जो भी रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। और इसके रिजल्ट में क्या मिलता है आपको? एनर्जी मिलता है। व्हाट इज यूनिक? अनदर यूनिक थिंग, इट ऑल्सो कंटेन्स डीएनए, मीन्स सम जेनेटिक मटेरियल। माइटोकॉन्ड्रिया इज अनदर सेल ऑर्गेनल विच कंटेन्स डीएनए, इट्स ओन डीएनए, यानी अपने डीएनए का रिक्वायरमेंट ये इसके पास होता है, ठीक है। Another cell organelle which contains DNA is plastids. इसमें भी क्या होता है? DNA होता है। Means there are 3 cell organelles which contains DNA. Maximum DNA is found in nucleus. Second, mitochondria, and third is plastids which only found in plant cell. Only plant cell में मिलता है plastid. Animal cell की अगर बात करें तो 2 cell organelles है जिनमें DNA मिलता है, that is mitochondria and nucleus, ठीक। Next important part is ribosomes. राइबोसोम, कोई बता सकता है क्या काम करता है राइबोसोम? राइबोसोम प्रोड्यूस प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। और जो भी हमारा लाइफ का जो प्रोसेस चल रहा है, एवरी प्रोसेस इज एक्सप्रेस्ड और मैनिफेस्टेड इन फॉर्म ऑफ प्रोटीन। जो भी हमारी लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, बायोकेमिकल एक्टिविटीज होती है, इंडीड वास्तव में वो क्या होता है? प्रोटीन्स से एक्सप्रेस होती है। बहुत तरह के प्रोटीन्स होते हैं, उन्हीं के थ्रू ये लाइफ एक्टिविटीज जो है कैरी ऑन होती है। तो वो प्रोटीन्स कहाँ बनाए जाते हैं? राइबोसोम्स में, ठीक है। राइबोसोम्स फ्री भी मिलते हैं किसी सेल में, ठीक है, फ्री फाउंड राइबोसोम भी होते हैं। एंड एक सेल ऑर्गेनल होता है दैट इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
ये दो टाइप का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक नेटवर्क होता है ट्यूब्स का जो फ्लूइड्स को ट्रांसफर करने का काम करता है। देन इसका एक इंपॉर्टेंट रोल ये होता है कि ये फैट एंड लिपिड्स का काम करता है प्रोड्यूस का। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हुआ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सबसे पहले तो सवाल उठता है कि वो रफ है क्यों। वो रफ इसलिए है, सपोज दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, सो इट इज स्मूथ। अगर मैं इसको टच करता हूँ, इसके टेक्सचर को देखता हूँ, सो इट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सपोज कीजिए यहाँ पर मैं छोटी छोटी बॉल्स चिपका देता हूँ, ठीक है, एंड देन उस टेक्सचर को मैं फील करूंगा तो कैसा फील होगा, रफ। सो व्हाई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिकॉज इट हैव राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस। इसकी सरफेस पर बहुत सारे राइबोसोम्स पाए जाते हैं, इसलिए ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती है। सो इट हैव राइबोसोम्स, सो व्हाट इज इट्स मेजर टास्क टू परफॉर्म प्रोटीन सिंथेसिस। जहां राइबोसोम है वहां प्रोटीन सिंथेसिस हुआ, स्मूथ फैट एंड लिपिड्स के लिए, ठीक है। और रफ एंडोप्लाज्मिक, बिकॉज इट हैव राइबोसोम्स, सो इट विल प्रोड्यूस प्रोटीन्स, वेरियस प्रोटीन्स। सो दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो प्रोटीन सिंथेसिस जो मेजर इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल एक्टिविटी है वो कहाँ आपको देखने को मिल रही है, राइबोसोम्स में। जहां भी आपको प्रोटीन सिंथेसिस करना है सो आपको राइबोसोम की जरूरत पड़ेगी। इट इज अ मशीन दैट विल प्रोड्यूस proteins, okay. And then Golgi apparatus, it is used जो पैकेजिंग जो है उसके लिए ये एक सरफेस प्रोवाइड करने का काम करता है। दिस विल नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। सो व्हाट आर इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स फॉर अस, दिस इज न्यूक्लियस which contains chromosomes or genetic material in form of chromosomes and histone proteins. So it have two parts, one is genetic and non-genetic. Genetic is chromosomes and non-genetic is histone proteins. Histone proteins, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन्स क्या करता है, ये बाइंड करने का काम करता है क्रोमोसोम को, ठीक है। इसके ऊपर वो फिक्स होते हैं, क्रोमोसोम्स को बाइंड करने का या होल्ड करने का काम करता है, ठीक है। सो 3 इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स आर दीज, ओके। तो ये बेसिक सेल बायोलॉजी थोड़ी सी आपको मैंने बता दी। देन हम आगे बढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी के लिए। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू प्रोड्यूस फैट एंड लिपिड्स एंड, ओके, ठीक है। नेक्स्ट, सो अब बायोटेक को हमें अगर समझना है तो हमें ये पार्ट्स हमें देखने होंगे। वन इज क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम इज हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। जो भी हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है दैट इज फाउंड इन फॉर्म ऑफ डीएनए, और क्रोमोसोम क्या होता है, हाईली कंडेंस्ड डीएनए होता है। सारा जो डीएनए होता है वो हाईली कंडेंस होता है एंड देन फिर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है एंड दैट इज कॉल्ड क्रोमोसोम्स, ठीक है। कंडेंस मीन्स कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ डीएनए, मीन्स जो भी डीएनए है उसको हाईली कंसंट्रेट करके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाया जाता है एंड दैट इज कॉल्ड क्रोमोसोम्स, ठीक है। इन ह्यूमन वी हैव 46 chromosomes in pairs, means we have 23 pairs of chromosomes, okay, and total number of chromosomes are 46, ठीक है। ये एक बेसिक इसकी जो है नॉलेज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एंड देन लास्ट जो पेयर है क्रोमोसोम्स का दैट इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम, XX फॉर फीमेल एंड XY फॉर मेल, ओके। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट इज डीएनए। What is DNA? It is means हमारा जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो आपका डीएनए की फॉर्म में आपको मिलेगा, ठीक है। डीएनए में एनकोडेड होता है, और वो एनकोडेड कैसे होता है, डीएनए कंसिस्ट ऑफ
नाइट्रोजनस बेसिस, नाइट्रोजन के बेसिस या नाइट्रोजन 4 तरह के बेसिस होते हैं, उनके पेयर में डीएनए मिलता है एंड देन फिर शुगर होता है, ठीक है, फास्फोरिक एसिड होता है। बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, द बेसिस ऑफ बेस पेयर्स। कौन कौन से 4 बेसिस होते हैं नाइट्रोजन के? एडेनिन, थायमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन। और ये हमेशा इसी पेयर में मिलता है, मीन्स ए के साथ हमेशा टी का पेयरिंग होता है, ठीक है, और जी के साथ हमेशा सी का पेयरिंग होता है। ये इस तरीके से पेयरिंग करता है और ये जो आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो इस तरीके से एनकोडेड होती है, ए टी टी सी जी बी लाइक जी टी। लाइक फॉर एग्जांपल आपने कंप्यूटर्स, आपने कॉलेज किया होगा तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। सो कंप्यूटर्स में इंफॉर्मेशन एनकोडेड कैसे होती है? 0-1 की फॉर्म में होती है, 0-1-1-2 है ना, 0-1-1 0-1-1-1-1 लाइक दिस। सो हमारा यहाँ जो डीएनए में जो इंफॉर्मेशन एनकोडेड होगी वो कुछ इस फॉर्म में होगी। लाइक मैं इसको इस तरीके से अगर बनाता हूँ, देन ए जी टी टी सी सी लाइक, तो अब इसका अपोजिट में कौन सा आएगा? टी सी 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 ए जी, लाइक इस तरीके से आपका इंफॉर्मेशन एनकोडेड होती है। इसको आप डीएनए कहते हैं, ठीक है। कंप्लीट जो है एक सीरीज होती है डीएनए नाइट्रोजनस बेसिस की, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, जीन। अब ये जीन क्या है? सपोज कीजिए ये एक डीएनए सीक्वेंस है, ये एक डीएनए सीक्वेंस है और इस पे कुछ नाइट्रोजनस बेसिस का एनकोडिंग हो रखी है, ठीक है। इस सीक्वेंस का वो पार्ट जो किसी एक ट्रेट को या किसी एक प्रोटीन को प्रोड्यूस करने के लिए एनकोडेड हो, किसी एक ट्रेट को, लाइक यस प्लीज, मेरे स्किन का कलर या मेरी हाइट, किसी एक ट्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए जो डीएनए का कंप्लीट पार्ट एनकोडिंग किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड जीन। समझ में आ रहा है? कोई डीएनए सीक्वेंस का वो सेगमेंट जो किसी एक कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्रेस करने का काम कर रहा है किसी ऑर्गेनिज्म में, या किसी एक प्रोटीन को प्रोड्यूस करने का कोड उसके अंदर है, दैट इज कॉल्ड जीन्स, जीन। और ये जीन कहाँ लोकेटेड होते हैं? डीएनए सीक्वेंस के ऊपर बहुत सारे जीन्स लोकेटेड होते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, डीएनए सीरीज में नाइट्रोजन बेसिस का सीरीज का वो सेगमेंट जो किसी एक ऑर्गेनिज्म की एक कैरेक्टरिस्टिक या किसी एक प्रोटीन के सिंथेसिस का कंप्लीट कोड अपने अंदर रखता हो, दैट इज कॉल्ड जीन्स। और एक डीएनए पर बहुत सारे जीन्स होते हैं और हर जीन को ये एक कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्रेस करता है। और हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग कंप्लीटली इन जीन्स पर बेस्ड है, ठीक है। आपका पूरा जेनेटिक इंजीनियरिंग जीन्स पर बेस्ड है कि कैसे ये जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं, कैसे कोई म्यूटेशन आ रहा है, कैसे कोई जेनेटिक डिसऑर्डर आ रहा है, एंड देन हम उसको कैसे रिपेयर कर पा रहे हैं। दैट इज एंटायर टास्क इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। उसको हम आगे देखेंगे। तो दिस इज जीन। सो फर्स्ट बिगेस्ट यूनिट इज क्रोमोसोम। देन क्रोमोसोम को अगर हम और माइक्रो लेवल पर देखते हैं तो हमें डीएनए दिखाई देता है, एंड देन डीएनए को हम और माइक्रो पे जाकर देखते हैं एक एक कैरेक्टरिस्टिक को, देन हमको जीन दिखाई देता है। ओके, अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट इज आरएनए। सो व्हाट इज दिस आरएनए? आरएनए क्या है? देखिए, फॉर एग्जांपल एक प्रोटीन सिंथेसिस मुझे करना है जो हमारी कोई एक बायोकेमिकल एक्टिविटी को पूरा कर रहा है। कोई एक हार्मोन हो सकता है वो प्रोटीन, या कोई एक एंजाइम हो सकता है, मुझे वो प्रोटीन सिंथेसिस करना है। और उस प्रोटीन सिंथेसिस का कोड एक डीएनए में है, एक डीएनए सीक्वेंस है जिसको मैं जीन भी कह देता हूं, इसे मैं जीन भी कह देता हूं।
तो क्या ये डीएनए डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस कर देगा? नो। इस डीएनए कैसा होता है? डबल स्ट्रैंड होता है, 2 स्ट्रैंड्स इसमें होते हैं, धागे के जैसे 2 स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। ये डीएनए देन प्रोड्यूस करेगा आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड प्रोड्यूस करेगा, जो सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होगा। इसका एक स्ट्रैंड सिंगल हो जाएगा एंड देन ये आरएनए प्रोड्यूस करेगा प्रोटीन। ये आरएनए क्या प्रोड्यूस करेगा? प्रोटीन करेगा। सो डायरेक्ट डीएनए प्रोटीन या कोई भी बायोकेमिकल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करता है। फर्स्ट डीएनए से आरएनए बनेगा एंड देन आरएनए से प्रोटीन प्रोड्यूस होगा और वो प्रोटीन कोई ना कोई बायोकेमिकल एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, ठीक है। सो दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन और प्रोडक्शन ऑफ ए आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बनने का जो प्रोसेस होता है उसको ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। और आरएनए भी ये जो आपका सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है, लाइक डीएनए ऐसा है डबल स्ट्रैंड, तो आरएनए सिर्फ ऐसा होगा, ठीक है। ये सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होगा, ये भी नाइट्रोजन बेसिस होंगे इसके ऊपर। यहाँ नाइट्रोजन बेसिस की एक सीरीज होगी, यानी वो कोड होगा, ठीक है। एंड देन जस्ट डिफरेंस क्या आएगा? ए होगा, सी होगा, जी होगा, टी की जगह यूरासिल आ जाएगा, ये डिफरेंस होगा, ठीक है। सो डीएनए पर एक एंजाइम एक्टिविटी होती है दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, और उससे प्रोड्यूस होगा आपका आरएनए एंड देन आरएनए परफॉर्म करेगा कंप्लीट टास्क ऑफ प्रोडक्शन ऑफ और सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। गॉट इट? अब यहां पर आपको कैच क्या है? ये जो आरएनए है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। 3 तरह के आरएनए प्रोड्यूस होंगे इससे, दैट इज एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए। एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए। इनके बीच में डिफरेंस क्या है, थोड़ा इसको समझ लीजिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ए किचन, यहां पर एक किचन है, एक रेसिपी मुझे बनानी है, किसी ने मुझे आके बोला कि ये फूड बनाइए, मुझे आता नहीं है, तो फर्स्ट पर्सन आप में से कोई आएगा, वो एक पेपर पर रेसिपी लिख कर ला रहा है और उसने मुझे दे दी, मेरे पास रेसिपी आ गई। सेकंड पर्सन मुझे जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो लेकर आ रहा है एंड देन थर्ड पर्सन मैं हूँ और मैं फिर रेसिपी को पढ़ के और इंग्रेडिएंट्स का यूज करके एक रेसिपी बना देता हूँ, ओके। mRNA is called messenger RNA. Messenger RNA, and it contains the transcript of the protein synthesis. Transcript means the code of the protein synthesis. Messenger RNA is a kind of RNA that contains the transcript or the code of the protein synthesis. यानी ये आपका पूरा रेसिपी लेकर आ रहा है, कोड लेकर आ रहा है जिससे हमें प्रोटीन सिंथेसिस करना है. एंड देन tRNA मीन्स ट्रांसफर RNA. ट्रांसफर RNA and the transfer RNA means जो आपका इंग्रेडिएंट्स लेकर आ रहा है. ट्रांसफर RNA is a kind of RNA that carries, प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? एमिनो एसिड्स से, राइट? एमिनो एसिड से. The transfer RNA is a kind of RNA that carries the amino acids required to synthesize a particular protein at the protein synthesis site. जहां मुझे बनाना है ना, किचन है ना मेरा, देन ट्रांसफर RNA क्या कहेगा? मार्केट जाएगा, इंग्रेडिएंट्स को लेकर के प्रोटीन सिंथेसिस साइट पर, उस जगह पर जहां प्रोटीन सिंथेसिस किया जाना है,
वहाँ पर वो सारे अमीनो एसिड्स जो भी रिक्वायर्ड अमीनो एसिड्स है उनको लेकर के आएगा. गॉट इट. एंड देन लास्ट वन इज rRNA. प्रोटीन बनाने के लिए कौन सी मशीन चाहिए मुझे? राइबोसोम. राइबोसोम. सो rRNA इज कॉल्ड राइबोसोमल RNA. Ribosomal RNA. And what is do? It synthesize the core structure of a ribosome that is required to synthesize the protein. जिस प्रोटीन को बनाने के लिए मुझे राइबोसोम की जरूरत है उसका कोर स्ट्रक्चर कौन बनाएगा? राइबोसोमल RNA. एंड देन फिर राइबोसोम क्या कर देगा? उन एमिनो एसिड्स एंड ट्रांसक्रिप्ट को स्टडी करके या रीड करके उसके इस ट्रांसक्रिप्ट पर बेस्ड एमिनो एसिड्स का यूज करके प्रोटीन को सिंथेसाइज कर देगा, प्रोटीन को बना देगा. राइबोसोमल आरएनए, ये जो आपका राइबोसोम है यानी प्रोटीन सिंथेसिस जो राइबोसोम है उसको बनाने के लिए काम करेगा. उसका कोर जो पार्ट है उसको जो है करेगा. इन अदर वर्ड्स कह सकता हूं प्रोटीन सिंथेसाइज में जो रोल प्ले कर रहा है वो कौन कर रहा है? राइबोसोमल आरएनए. ठीक है, ये पार्ट्स हैं बेसिक जो आपको बायोटेक्नोलॉजी को समझने में हेल्प करेंगे. आप जब भी न्यूज़पेपर ओपन करेंगे आपको हर 2-3 दिन या हर वीक में एक बायोटेक से रिलेटेड साइंस एंड टेक के पेज में एक बड़ा कॉलम में एक बड़ा आर्टिकल मिलेगा और उसमें आरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए ये सारे वर्ड्स आपको बार बार देखने को मिलेंगे. आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली ये है क्या और ये कैसे काम कर रहे हैं. ठीक है, अब हम बात करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजीज के बारे में. कौन कौन सी बायोटेक्नोलॉजीज है? सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज कॉल्ड, जो आपने सबसे सुना होगा, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग. तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? कोई डिफाइन कर सकता है? कोई बता सकता है? चलिए इससे पहले एक छोटा सा पॉइंट ये देख लेते हैं, दैट इज ब्रांचेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. ये वर्ड्स भी आपको देखने को मिलेंगे और बायोटेक्नोलॉजी के जो एप्लीकेशंस हैं वो आपको समझने में थोड़ा हेल्प मिलेगा. दैट इज इन शॉर्ट बता देते हैं. ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, द यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर इज कॉल्ड ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी. अब आप कुछ भी कर रहे हैं एग्रीकल्चर फील्ड में, आप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बना रहे हैं, आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करके फर्टिलाइजर्स बना रहे हैं, ये सारे जो टेक्निक्स है दैट इज कॉल्ड ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी. मीन्स एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर इज कॉल्ड ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी. अनदर वन इज रेड बायोटेक्नोलॉजी. एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस इज कॉल्ड रेड बायोटेक्नोलॉजी. ठीक है, and then blue biotechnology, applications of biotechnology in the field of marine science is called blue biotechnology. ठीक है, white biotechnology means industrial applications of biotechnology is called white biotechnology. अब इंडस्ट्री में क्या क्या यूज हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया अल्कोहल प्रोडक्शन is industry, is biodiesel production, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हो गया. ये सारे एप्लीकेशंस और भी हम आगे स्टडी करते चलेंगे. ग्रे बायोटेक्नोलॉजी मींस एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी फॉर इन्वायरमेंटल एप्लीकेशंस. इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन में इसका, इन्वायरमेंट रेमिडिएशन में लाइक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. अब इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में क्या बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस हो सकते हैं. ठीक है, ऑयल स्पिल हो गया है, इन सब के बारे में जो भी स्टडी हो रहा है दैट इज कॉल्ड ग्रे बायोटेक्नोलॉजी. मरीन का पार्ट भी है एंड देन रेमिडिएशन कर रहे हैं हम, है ना, वेस्ट, तो उसमें भी आ जाएगा. ठीक है, देन ब्राउन बायोटेक्नोलॉजी. ठीक है, सो डेजर्ट एरिड जोन मैनेजमेंट में जो भी बायोटेक्नोलॉजी का यूजेस हो रहे हैं दैट इज कॉल्ड ब्राउन बायोटेक्नोलॉजी. ठीक है, नेक्स्ट वन इज
ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी की सब क्लास के रूप में इसको देख सकते हैं ना, मल्टीडिसिप्लिनरी में यही होगा कि सब क्लासेस के रूप में भी आप इसको स्टडी कर सकते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। देन वायलेट बायोटेक्नोलॉजी, सो दिस इज जब हम स्टडी करते हैं एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल जब हम क्लोनिंग को स्टडी करेंगे तो उससे रिलेटेड क्या एथिकल इश्यूज है, स्टेम सेल्स को हम स्टडी करेंगे उससे रिलेटेड क्या एथिकल इश्यूज है, दिस आर कॉल्ड वायलेट बायोटेक्नोलॉजी। एंड लास्ट वन इज डार्क बायोटेक्नोलॉजी। सो हमने बोला कि वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड है ना, द यूजेस ऑफ बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन वेलफेयर ऑफ ह्यूमन काइंड इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी, बट कभी कभी वेलफेयर नहीं भी होता है, कभी कभी डिस्ट्रक्शन भी होता है, सो लाइक बायोलॉजिकल वेपन्स, ये सारी जो टेक्निक्स हैं वो डार्क बायोटेक्नोलॉजी में स्टडी की जाती है। जस्ट ये एक लाइटली एक इनकी ब्रांचेस को स्टडी करते हैं, ठीक है। अब जो है हम एक एक करके बायोटेक्नोलॉजीज को, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं उनको हम देख लेते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, या इन सिंपल वर्ड्स कहूं तो दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम स्टडी करते हैं। सो व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग? जेनेटिक इंजीनियरिंग है क्या एग्जैक्टली बता सकता है कोई? हाँ, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड जीनोम। टोटल जेनेटिक सम ऑफ ऑल जीन्स ऑफ ए ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीनोम। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीनोम में किसी तरह का अल्ट्रेशन या चेंजेस करने से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी होती है दैट इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अ काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी that is related to alteration or changes in genome structure of an organism। किसी organism के genome structure में जो changes हो रहे हैं उससे related technology को या genetic engineering कहते हैं। So what is recombinant DNA technology? ये भी वही है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जब भी आप जेनेटिक इंजीनियरिंग परफॉर्म कर रहे हैं तो एक ऐसा डीएनए बन रहा है जो दो ऑर्गेनिज्म के डीएनए स्ट्रक्चर से मिलकर के बन रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल, एक पॉपुलर एग्जांपल अगर मैं लूं, फॉर एग्जांपल बीटी कॉटन। बीटी कॉटन, ठीक है, पढ़ा है आपने इसके बारे में कभी? ये क्या है? एक प्लांट, कॉटन का प्लांट है, उसमें एक प्रॉब्लम थी कि उसको इंसेक्ट्स जो है, पेस्ट है, बुलवॉर्म पेस्ट है, वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता था, जिससे ऑलमोस्ट जो है फार्मर्स को बहुत नुकसान होता था। साइंटिस्ट ने जब स्टडी किया, सॉइल में एक बैक्टीरिया मिलता है दैट इज कॉल्ड बैसिलस थुरंजिएसिस। ये बैक्टीरिया को जब कोई पेस्ट या कोई इंसेक्ट खाने की कोशिश करता है तो ये एक प्रोटीन एक्सप्रेस करता है, क्राई1, ठीक है। ये प्रोटीन टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है उस इंसेक्ट के ऊपर और वो इंसेक्ट मर जाता है, ठीक है। बैसिलस थुरंजिएसिस, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया है ये प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है जो टॉक्सिक इफेक्ट कर रहा है उसको खाने वाले इंसेक्ट्स के ऊपर। तो साइंटिस्ट ने इसकी जीनोम को स्टडी किया इस बैक्टीरिया के, उन्होंने पाया इसके अंदर क्राई1 नाम का एक जीन है। क्राई1 नाम का एक जीन है, इस जीन को इन्होंने कट किया एंड देन फिर प्लांट, जो कॉटन प्लांट है, इसके जीनोम में इसको फिक्स कर दिया। सो जो नया जीन डीएनए बना कॉटन का, इट हैव अ फॉरेन जीन, एक विदेशी जीन है ना इसके अंदर दूसरी ऑर्गेनिज्म का। सो जो डीएनए बना, दिस डीएनए विल बी कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए। हाँ, एक ही मतलब है। इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्यों कहा जाता है? बिकॉज इस टेक्नोलॉजी में, जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक में, एक ऐसा डीएनए बनता है जिसमें एक फॉरेन जीन भी शामिल है।
That's why we called it recombinant DNA technology. Why? Because it produces a DNA, or it produces a recombinant DNA which contains a foreign gene. So एक और वर्ड आपको देखने को मिलेगा, ट्रांसजीन. ट्रांसजीन, एक और वर्ड आपको देखने को मिलेगा, ट्रांसजीन. ये ट्रांसजीन क्या है? ये क्रायोवन इस कॉटन के लिए क्या हुआ? ट्रांसजीन नहीं हुआ. ट्रांस मीन्स बाहर की तरफ से आया हुआ है ना, दैट इज ट्रांसजीन. सो ट्रांसजीन इज क्रायोवन. अब जो नया प्लांट बना जिसमें ये ट्रांसजीन है, इसको हम क्या कह देंगे? ट्रांसजेनिक. ये वर्ड आपने सुना है कभी? ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म. Transgenic organism. So what is transgenic organism? An organism that contains a foreign gene or that have a external gene, its genome is called transgenic organism. ये सारे वर्ड आपको बार बार देखने को मिलेंगे. यस, ठीक. हाँ, ये एक ही चीज है लेकिन इसके अलग अलग नाम है, और वो अलग अलग नाम क्यों है और ये नाम आपको बार बार न्यूज में देखने को मिलेंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है. ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म इज अ काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट हैव इंजीनियर्ड जेनेटिक स्ट्रक्चर और इंजीनियर्ड जीनोम, और दैट हैव ए फॉरेन जीन, इट्स जीनोम इज कॉल्ड ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म. एक और वर्ड आपको देखने को मिलेगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. डिफाइन कर देंगे, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसका जेनेटिक स्ट्रक्चर या जीनोम स्ट्रक्चर मॉडिफाई किया गया हो, दैट इज कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. सो ये सब वर्ड, अलग अलग वर्ड एक ही चीज को इंडिकेट करते हैं, और इसमें किसी तरह का कंफ्यूजन आपके पास नहीं होना चाहिए. ठीक है, अब हम टेक्नोलॉजी को देखते हैं. इसे मैं रफ कर देता हूं. Genetically modified organism, an organism whose genetic structure or whose genome is modified using recombinant DNA technology or genetic engineering technology is called genetic. अब हम इसको स्टडी करते हैं, ये होता कैसे है एग्जैक्टली. यस, आर्टिफिशियल मीन्स. देखिए, आर्टिफिशियल मीन्स अब कैसे होता है ये एग्जैक्टली देखते हैं. एक स्लाइड में इसमें ऐड कर लेता हूं. देखिए, सपोज हम वही एग्जांपल ले लेते हैं प्लांट का. ठीक है, हमारे पास एक प्लांट है, ठीक है, इसके साथ कुछ इश्यूज हैं, जिन यानी मुझ में इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक लानी है जो मुझे चाहिए. ठीक है, इसका एक जीनोम स्ट्रक्चर है. ठीक है, एक बैक्टीरिया है, उसका कुछ जेनेटिक स्ट्रक्चर है जिसमें मुझे एक रिक्वायर्ड ट्रेट का एक जीन मुझे चाहिए. रिक्वायर्ड जीन चाहिए मुझे, और ये टारगेट है. ये जीन मुझे यहां से कट करके लाना है, एंड देन मुझे यहां पेस्ट करना है टारगेट के अंदर. तो फर्स्ट स्टेप तो ये होगा कि आइडेंटिफाई करें जेनेटिक स्ट्रक्चर को, रिक्वायर्ड जीन को, एंड देन उसको कट करें, एंड देन उसको पेस्ट करें, और देन फिर जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है उसको हम मल्टीप्लाई करके अपना जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर सकें. इसको मैंने कट करना है अगर, तो डायरेक्ट इसमें पेस्ट नहीं होगा ये. इसके लिए मुझे एक वेक्टर की जरूरत पड़ेगी.
पहले ये उस वेक्टर में इंसर्ट होगा एंड देन फिर वेक्टर क्या है, वेक्टर मीन्स वो मीन जो रिक्वायर्ड जीन को अपने अंदर कैरी करेगा और टारगेट तक लेकर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 रोल प्लेयर हो गए, एक टारगेट ऑर्गेनिज्म, एक जीन डोनर जिसमें रिक्वायर्ड ट्रेट का जीन है, और एक वेक्टर जो यहाँ से यहाँ तक लेकर के जाएगा। ठीक है, सो वेक्टर क्या हो सकते हैं, एक एक करके स्टडी करते हैं। तो कट करने का काम होगा वो एक एंजाइम के थ्रू होगा, दैट इज कॉल्ड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, अभी नोट मत कीजिएगा, वो कट करेगा। देन फिर वो वेक्टर के अंदर उसको पेस्ट करेगा, दैट इज ऑल्सो एन एंजाइम दैट इज कॉल्ड लाइगेज एंजाइम, वो उसको पेस्ट करने का काम करेगा। एंड देन वेक्टर क्या करेगा, वो टारगेट में ले जाकर के उसको छोड़ देगा। हाँ वो बताते हैं बिल्कुल, देखिए वेक्टर, ये एक ट्रेडिशनल वेक्टर का एग्जांपल ले लेता हूं मैं, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मिड। ये सबसे पहले यूज किया गया था, इसके अलावा भी बहुत से वेक्टर्स हो सकते हैं। अब ये प्लाज्मिड क्या है, एक बैक्टीरिया होता है दैट इज कॉल्ड ई कोलाई बैक्टीरिया, सुना है कभी नाम ई कोलाई? सो ये बैक्टीरिया है ई कोलाई, ई कोलाई बैक्टीरिया है। इसमें स्पेशलिटी क्या है इसकी, ई कोलाई, COLI, ई कोलाई बैक्टीरिया है। इसकी स्पेशलिटी क्या है कि इसका जो टोटल जेनेटिक स्ट्रक्चर है, इसके अलावा इसके पास एक एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए होता है, एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए होता है। इस डीएनए को निकालेंगे, इसमें भी उसी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कट लगाएंगे एंड देन फिर ये जीन इसके अंदर फिक्स हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए को मैंने बाहर एक्सट्रैक्ट कर लिया, यहाँ इस डायग्राम में भी दिखाया गया है। ये हमारा टारगेट जीन है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये हमारा प्लाज्मिड हो गया जो दैट इज एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए फाउंड इन ई कोलाई बैक्टीरिया। देन हम एक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम लेंगे, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम लेंगे, एक ही एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यानी सेम काइंड ऑफ एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से हम इसके जेनेटिक स्ट्रक्चर पे भी कट लगाएंगे और इसके जेनेटिक स्ट्रक्चर पे भी कट लगाएंगे। इसकी स्पेशलिटी क्या होती है कि एक पर्टिकुलर एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एक स्पेशल पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को, उस डीएनए स्ट्रक्चर में स्पेशल पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करेगा और हमेशा वहीं पर कट लगाएगा। अब ये वर्ड आपके सामने आया, दैट इज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। What is palindromic sequence? Means अगर मैं इस डायरेक्शन से इसको रीड करूं या इस डायरेक्शन से इसको रीड करूं, सेम आएगा। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस एक ऐसी न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस होती है किसी डीएनए में जो दोनों डायरेक्शन से अगर हम उसको रीड करें तो वो सेम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ही दिखाई देगी। ठीक है, इसको कहते हैं। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, मैंने अगर 2 पार्ट्स को जोड़ना है, लाइक मेरे पास एक वुड का लॉग है ये और एक लॉग है ये, मुझे इनको जोड़ना है और मुझे उससे पहले कट लगाना है, तो कुछ ऐसा कट लगे लाइक दिस। तभी तो ये एक दूसरे के अंदर फिक्स हो पाएगा। सो दिस इज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब इसको मैं डीएनए में अगर बनाने की कोशिश करता हूं, फॉर एग्जांपल एक डीएनए स्ट्रक्चर है मेरे पास, आई हैव अ डीएनए स्ट्रक्चर, ठीक है, ए टी टी सी सी जी, ठीक है। तो इसका अपोजिट क्या आएगा, सॉरी यहां पर हम ले देते हैं टी, ठीक है, यहां जी और यहां जी ले लेते हैं। तो पैलिंड्रोम बनाना है, जी देन सी सी टी, ठीक है। सेम स्ट्रक्चर दूसरा होगा हमारा, ठीक है, ए जी
GCCT and then TCCGGA। अब जब मैं दो DNA जीनोम स्ट्रक्चर्स हैं, अब जब मैं एक पर्टिकुलर एंडोन्यूक्लियस एंजाइम लेता हूं तो वो हमेशा सपोज कीजिए इस सीक्वेंस को सर्च करता है, तो एक जगह वो कट यहां पर लगा देगा तो ये इरेज हो जाएगा, और एक जगह कट वो यहां लगा देगा, ये इरेज हो जाएगा। ठीक है। अब अगर मुझे इसको फिर से जोड़ना हो तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फिक्स हो सकते हैं, तो मीन्स हमने दो स्टिकी एंड्स क्रिएट कर दिए जो एक दूसरे पर एज इट इज फिक्स हो सकते हैं। एंड देन क्या हुआ, ये जो फॉरेन जीन है इस स्टिकी एंड का यूज करते हुए मैं इसमें ला सकता हूं इसको। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पैलिंड्रोम। सो जब भी हमें दो जेनेटिक स्ट्रक्चर्स को कट करना है जोड़ने के लिए, तो हम सेम एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज करेंगे। Why? Because सेम एंडोन्यूक्लियस एंजाइम सेम पैलिंड्रोमिक स्ट्रक्चर को ढूंढकर कट लगाता है और वो दो स्टिकी एंड्स का निर्माण करता है या दो स्टिकी एंड्स बनाता है ताकि वो दोनों जीन स्ट्रक्चर आपस में फिक्स हो जाए। सो अब क्या हुआ, यहां पर मैंने सेम एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज किया एंड ये यहां से कट हुआ ये जीन, और ये कट होकर रेड कलर में यहां दिखाई दे रहा है। ओके, एंड देन यहाँ जो प्लाज्मिड है इसको मैंने कट कर दिया, तो ये वाला पार्ट डिस्कार्ड कर दिया मैंने, और ये वाला पार्ट दो स्टिकी एंड्स बने। एंड देन फिर लाइगेज एंजाइम का यूज करेंगे, एंड देन ये स्टिकी एंड्स आपस में यहाँ पर एक दूसरे पर फिक्स हो जाएंगे, और लाइगेज एंजाइम एक ग्लू की तरह काम करते हुए इन दोनों को चिपकाने का काम करेगा। सो अब यहाँ पर मुझे क्या मिल गया, एक ऐसा डीएनए स्ट्रक्चर मिल गया जो दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के जीन्स को कैरी करता है, एक इसका एंड एक इसका। सो इस डीएनए को मैं क्या कहूंगा, दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड। ठीक है, अब मैं इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड को बैक्टीरिया में फिर से फिक्स कर दूंगा, जहां से मैंने इसको निकाला था। एक बैक्टीरिया से निकाला गया था, ये यहां मैंने बताया था आपको, ई कोलाई बैक्टीरिया से। सो ये फिर से इस बैक्टीरिया में फिक्स हो गया है। अब हम आगे का जो भी टास्क है उसको परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम इससे जीन थेरेपी किसी टारगेट ऑर्गेनिज्म में इस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, या ये एक वायरस है तो उस वायरस से उस टारगेट ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करते हैं। सो ये क्या करेगा, ये अपना जेनेटिक स्ट्रक्चर उसके जेनेटिक स्ट्रक्चर से कनेक्ट करेगा, एंड देन ये जीन ट्रांसफर उस टारगेट ऑर्गेनिज्म में हो जाएगा। सो बैसिलस थुरिंजिएसिस से वो जो जीन निकाला गया क्राई1, एंड देन फिर उस कॉटन प्लांट में इस तरीके से ये प्लांट, या फिर मेडिसिन प्रोडक्शन में वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कैसे मेडिसिन प्रोडक्शन हो सकता है। ठीक है, जीन थेरेपी कैसे हो सकती है, वो सारा ऐसे हो सकता है। ठीक है, सो ये एक सिंपलेस्ट एग्जांपल है प्लाज्मिड का। इसके अलावा भी बहुत सारे वेक्टर्स। प्लाज्मिड का मतलब होता है ये कि ई कोलाई बैक्टीरिया में एक एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। That is called plasmid. An extracellular DNA found in E. coli bacteria is called plasmid, and plasmid is a good vector for genetic engineering. इसके अलावा भी कुछ वेक्टर्स हो सकते हैं। कौन कौन से वेक्टर? वो मीन है जो आपके रिक्वायर्ड या टारगेटेड जीन को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में फिक्स करने का काम कर रहा है। That mean is called वेक्टर। सिंपलेस्ट वेक्टर इज प्लाज्मिड। इसके अलावा भी हो सकते हैं वायरस, है ना, स्पेशली रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरसेस आर ए गुड एग्जांपल ऑफ वेक्टर। व्हाई? एक वायरस कैसे इन्फेक्ट करता है, कोविड हम सब ने देखा है। वायरस क्या करता है, उसके अंदर एक आरएनए होता है, रेट्रोवायरस में आरएनए होता है, और आरएनए से वो क्या करेगा, एक डीएनए सीक्वेंस बनाएगा, एंड देन जिस भी ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट कर रहा है उसकी टोटल डीएनए जो जीनोम है उसके साथ उसको कनेक्ट कर देगा। व्हाई? क्यों कनेक्ट करेगा? क्योंकि आरएनए, एक वायरस के पास सिर्फ इतना ही डीएनए या इतना ही जेनेटिक मटेरियल होता है कि सिर्फ वो उससे एक कनेक्टिविटी बना सके। उसके बाद उसको अपने लाइफ प्रोसेसेस पूरे करने होते हैं, उसके लिए जो भी उसको
एपरेटस चाहिए वो टारगेट सेल से यूज करेगा। उसको अगर एनर्जी प्रोड्यूस करनी है तो उसके पास कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, वो क्या करेगा एनर्जी। सपोज ये वायरस है, ठीक है, इसमें एक आरएनए है, ठीक है, और आपका बॉडी सेल है ये, ठीक है, इसमें सारे ऑर्गेनिज्म सेल ऑर्गेनेल्स है। तो अब अगर इसको अपने लाइफ प्रोसेस पूरे करने हैं तो क्या करेगा, ये अपने जेनेटिक स्ट्रक्चर को यहाँ पर फिक्स करेगा एंड देन फिर इस सेल का जो भी रिसोर्सेज है उसका यूज करके अपने लाइफ प्रोसेस करेगा। एनर्जी प्रोड्यूस करनी है इसका माइटोकॉन्ड्रिया, जो भी करना है वो इसका, और अपना रिप्रोडक्शन करना है देन फिर इसका जेनेटिक स्ट्रक्चर को यूज करना। दिस इज रेट्रोवायरस। तो रेट्रोवायरस की स्पेशलिटी क्या है कि वो अपने टारगेट के जेनेटिक स्ट्रक्चर में अपना जेनेटिक स्ट्रक्चर इंसर्ट कर सकता है। सो इसका एक बेनिफिट भी है कि हम इसको ही मॉडिफाई कर दें, इसके अंदर एक टारगेट जीन फिक्स कर दें एंड देन फिर इससे किसी को इन्फेक्ट कर दें तो वो जीन किसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा। सो रेट्रोवायरस इज मीन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग एज ए वेक्टर, वी कैन यूज दिस एज ए वेक्टर। सो रेट्रोवायरस कैन बी यूज्ड एज ए वेक्टर। नेक्स्ट वन इज बैक्टीरिया। Some special kind of bacterias can be used as, especially plant bacteria. Plant bacteria can be used as vectors. Like एक plant bacteria होता है, वो plants के अंदर ट्यूमर प्रोड्यूस करता है, ट्यूमर्स बना देता है। सो वो क्या करता है, अपने जेनेटिक स्ट्रक्चर को प्लांट के जेनेटिक स्ट्रक्चर में इंसर्ट कर देता है एंड देन फिर हम अगर उस बैक्टीरिया को यूज करें और उसके जेनेटिक स्ट्रक्चर को चेंज कर दें, उसे हार्मलेस बना दें, प्लस उसमें टारगेटेड जो रिक्वायर्ड जीन है वो इंसर्ट कर दें और फिर प्लांट को इन्फेक्ट करें, सो वो प्लांट के अंदर वो जो रिक्वायर्ड जीन है इंसर्ट कर देगा। और दिस इज हाउ ये जेनेटिक इंजीनियरिंग को परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, सो रेट्रोवायरस, प्लाज्मिड्स, प्लांट बैक्टीरियाज एंड एक वर्ड और आप पढ़ेंगे अक्सर, दैट इज ट्रांसपोसोन या जंपिंग जीन्स। जंपिंग जीन्स या इसको कहते हैं ट्रांसपोसोन। ट्रांसपोसोन्स ये भी जेनेटिक इंजीनियरिंग में एक वेक्टर का काम कर सकते हैं। अब जंपिंग जीन होता क्या है, सबसे पहले तो ये सवाल उठता है, वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो न्यू जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स जो डेवलप की जा रही है वो ट्रांसपोसोन्स बेस्ड है। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जंपिंग जीन क्या होता है कि हमारा जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए स्ट्रक्चर या जेनेटिक सीक्वेंस है उस पर कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो लगातार अपनी लोकेशन चेंज करते रहते हैं। वो यहाँ मान लीजिए G1 जीन यहाँ है, कुछ टाइम बाद वो किसी स्पेशल जो है कंडीशन में G1 यहाँ आ जाएगा, फिर कहीं और शिफ्ट हो जाएगा। सो ये टोटल जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है, जीनोम है, उसमें अपनी लोकेशन चेंज करते रहते हैं। सो दीज आर कॉल्ड जंपिंग जीन्स, जंप करके एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। बताता हूँ, ठीक है, ये जंपिंग जीन होता है। अब ये ऐसा क्यों करते हैं, ताकि ये किसी एक, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे अंदर एक कंप्लीट जीनोम है, बहुत सारे जीन्स एक्सप्रेस हो रहे हैं मेरी बॉडी में जो मेरा करंट अपीयरेंस, फिजिकल एक्टिविटीज को शो कर रहे हैं। बहुत सारे अभी स्लीपिंग पोजीशन में है, हो सकता है मेरी अगली जनरेशन में वो एक्सप्रेस होने लगे, लेकिन अभी मेरे अंदर वो एक्सप्रेस नहीं हो रहे हैं। तो कोई जीन कब एक्सप्रेस होता है, वो ट्रांसपोसोन की वजह से होता है। ट्रांसपोसोन्स जहां पहुंचते हैं वहां के जीन एक्सप्रेशन का काम करते हैं, जीन्स को एक्सप्रेस करने का काम करते हैं। बिल्कुल बताता हूं, वेक्टर का काम कैसे करेंगे। ये नॉर्मली क्या करते हैं, जीन एक्सप्रेशन का काम करते हैं, और जीन एक्सप्रेशन के जरिए क्या होता है, इवोल्यूशन होता है ना। बायोलॉजी में आप पढ़ेंगे, इवोल्यूशन मीन्स कोई पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज हुई, सो कुछ ऑर्गेनिज्म वहां डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, लेकिन बहुत से ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी को इवोल्व करेंगे। तो उनमें ट्रांसपोसोन्स उनकी बॉडी में नए जीन एक्सप्रेशन करके उस न्यू एनवायरमेंटल कंडीशन के अगेंस्ट उनको रेजिस्टेंट बना देंगे। सो दिस इज कॉल्ड, ये है ट्रांसपोसोन। अब ये यूज कैसे होता है,
तो ट्रांसपोसोन्स को आइडेंटिफाई करके उनके अंदर चेंजेस करके वो एक जगह से दूसरी जगह पर या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में उनको इंसर्ट कर दिया जाए. सो दिस इज हाउ दे कैन डू जेनेटिक इंजीनियरिंग. सो ये एक नई टेक्नोलॉजी सामने आ रही है, आरएनए गाइडेड ट्रांसपोसोन जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, जो अब इस पर काम किया जा रहा है. अब तक हम क्रिस्पर-कास9 टेक्नोलॉजी तक पहुंच गए हैं. अब ये आरएनए गाइडेड ट्रांसपोसोन जीन एडिटिंग टेक्निक, इसमें एक स्पेशल ट्रांसपोसोन होता है, उसको आरएनए से गाइड करके देन फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग की जाती है. उसको हम आगे डिस्कस करेंगे. सो दीज आर कॉल्ड वेक्टर्स, और ये वेक्टर्स के जरिए से आप किसी भी जेनेटिक स्ट्रक्चर में रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना सकते हैं. देन फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए का यूज करके आप अपना कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं. वो कैसे हो सकते हैं हम देखते हैं एक-एक करके. सो जेनेटिक इंजीनियरिंग को मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूं इस टेक्नोलॉजी को, वेरियस टेक्नोलॉजी को स्टडी करने के लिए. वन पार्ट इज क्रिएशन ऑफ डबल स्ट्रैंड ब्रेक. डबल स्ट्रैंड ब्रेक कैसे बनाया? ये जो ब्रेक हुआ है दिस इज कॉल्ड डीएसबी. दिस इज कॉल्ड डीएसबी मीन्स डबल स्ट्रैंड ब्रेक. डबल स्ट्रैंड ब्रेक ये बना एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के थ्रू. सो फर्स्ट पार्ट तो हुआ कि क्रिएशन ऑफ डबल स्ट्रैंड ब्रेक, एंड सेकेंड पार्ट इज रिपेयर ऑफ डबल स्ट्रैंड ब्रेक. अब इसको रिपेयर कैसे किया, हाँ है ना. तो इसके बेसिस पर मैं इन टेक्नोलॉजी को दो पार्ट में डिवाइड करता हूं और दो पार्ट में हम इसको स्टडी करेंगे. जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज, first part is creation of double strand break and second part is repair of double strand break. एक एक करके हम स्टडी करते हैं. तो फर्स्ट पार्ट इज क्रिएशन ऑफ डबल स्ट्रैंड ब्रेक. क्रिएशन ऑफ डबल स्ट्रैंड ब्रेक, इसमें अभी सबसे पॉपुलर तीन टेक्नोलॉजीज देखी जा रही है ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन ऑफ डबल स्ट्रैंड ब्रेक. One is meganuclease technology, second one is zinc finger nuclease technology, and third one is Tollens technology. इसमें तीन अलग अलग टेक्निक से आप डबल स्ट्रैंड ब्रेक बना रहे हैं, एंड देन फिर रिपेयर कैसे होता है वो देखेंगे. एक एक करके हम स्टडी करते हैं. फर्स्ट वन इज मेगा न्यूक्लियस टेक्नोलॉजी. ठीक है, मेगा न्यूक्लियस टेक्नोलॉजी. जस्ट इसमें आपको क्या याद रखना है? The name of enzyme, and the name of enzyme is meganuclease enzyme. Meganuclease enzyme. It is a enzyme. Enzyme that creates DSB. Creates double strand break. And its specialty is it can create a long, it can cut a long sequence of nucleotides, means 10 to 40, approx 40 नाइट्रोजनस जो बेस है A T T T T C G, मीन्स 40 नंबर ऑफ जो है न्यूक्लियोटाइड्स की लंबी सीक्वेंस है, अगर उसको हमें कट करना है सो हम किस टेक्निक का यूज करेंगे? दैट इज मेगा न्यूक्लियस टेक्नोलॉजी. ठीक है, एंड देन फिर रिपेयर हम देखेंगे बाद में. Second one is zinc finger nuclease. इसमें लॉन्ग टू शॉर्ट सीक्वेंस को हम कट कर सकते हैं यूजिंग जिंक फिंगर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, सपोज ये आपका डीएनए सीक्वेंस है. जिंक फिंगर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एक साइड में अटैच होंगे. सपोज कीजिए मुझे यहाँ इन दो पार्ट्स के बीच में कट करना है. सो जिंक फिंगर मॉलिक्यूल्स यहाँ अटैच होंगे और यहाँ अटैच होंगे. सो अब जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो आइडेंटिफाई क्या करेगा? न्यूक्लियस को, न्यूक्लियस सीक्वेंस को आइडेंटिफाई नहीं करेगा. फर्स्ट एंड लास्ट इन दो जिंक फिंगर मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई करेगा एंड देन इन दोनों के बीच में डबल स्ट्रैंड कट लगा देगा. जिंक मॉलिक्यूल्स का यूज किया
वो अटैच करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे आपकी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को, और वो दो पार्ट्स को, मींस आपको एक पेपर कट करना है तो दो उंगलियों से यूं पकड़ेंगे, एंड थर्ड वन इज सीजर से कट लगाएगा, तो ये जिंक फिंगर उसको होल्ड करने का काम करेंगे, जो रिक्वायर्ड सीक्वेंस है उसको आइडेंटिफाई करेंगे एंड देन फिर उसको होल्ड करेंगे, ठीक है। एंड देन फिर एक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है FOC1, दिस इज एंजाइम, ये एंजाइम क्या करेगा, कट करेगा, ठीक है, बट इसकी एक्यूरेसी थोड़ी कम है। सो फिर एक नई टेक्निक लेकर आया गया, दैट इज टॉलेन टेक्निक। ये शॉर्ट सीक्वेंस को कट करने का काम कर सकता है, शॉर्ट सीक्वेंसेस को, यस। एंड देन फिर इसकी एक्यूरेसी कम है, इसकी वजह से एक नई टेक्निक इंट्रोड्यूस की गई, दैट इज कॉल्ड टॉलेन ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक इफेक्टर न्यूक्लियसेस। अब ये क्या है, दिस इज अ काइंड ऑफ प्रोटीन फाउंड इन सम बैक्टीरियाज, कुछ बैक्टीरियाज में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है, और ये जो सीक्वेंस है उसको ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ आइडेंटिफाई करता है, जो पर्टिकुलर सीक्वेंस आपको कट करनी है, और ये प्रोटीन्स ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, एंड देन सेम एंडोन्यूक्लियस एंजाइम FOC1 यूज करके हम कट लगा देंगे। मींस एंडोन्यूक्लियस एंजाइम सेम है, बट आइडेंटिफिकेशन टेक्निक में जहां हम जिंक फिंगर मॉलिक्यूल्स का यूज करते हैं, उसकी जगह अब हम टॉलेन प्रोटीन का यूज कर रहे हैं। इसकी एक्यूरेसी हाई है, शॉर्ट सीक्वेंस के लिए हाई एक्यूरेट, मींस शॉर्ट सीक्वेंस को ज्यादा एक्यूरेटली ये आइडेंटिफाई करके उसको होल्ड करेगा, एंड देन सेम एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से आप कट लगा देंगे। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट ए डबल स्ट्रैंड। हाँ, यस यस यस, ये इनकी पूरी एक सीरीज बनेगी टॉलेन प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स की, और फिर वो जाकर के अटैच करेंगे, एंड देन फिर आइडेंटिफाई, यस, कट करेगा FOC1 एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। यहां तक समझ में आया? सो दीज आर 3 टेक्निक्स। वो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम सेम रहेगा जिंक फिंगर में भी और इसमें भी, बट आइडेंटिफिकेशन टेक्निक अलग अलग होगी, बस। वहाँ पर जिंक न्यूक्लियस मॉलिक्यूल्स का यूज़ किया जाएगा, और यहाँ पर टॉलेन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का यूज़ किया जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? बट ये जो मेथड से इनकी एफिशिएंसी में कुछ ड्रॉबैक्स थे। सो मोर एक्यूरेट हम अपनी सीरीज़ को कैसे, न्यूक्लियोटाइड्स की सीरीज़ को आइडेंटिफाई करें, एंड देन फिर डबल स्ट्रैंड ब्रेक बनाएं। उसके लिए फिर जो है सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो सबसे ज़्यादा खबरों में बनी रही, वो इंट्रोड्यूस की गई, दैट इज़ कॉल्ड CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी, जो अभी सबसे हॉट टेक्नोलॉजी है जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। CRISPR-Cas टेक्नोलॉजी, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट। क्या है ये? शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट है। क्रिस्पर क्या है और Cas9 क्या है? सो क्रिस्पर इज द मैकेनिज्म टू आइडेंटिफाई रिक्वायर्ड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, यानी ये वो मेथड है जिसके जरिए हम क्या करेंगे, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करेंगे। और Cas9 क्या है? सो इट इज एंडोन्यूक्लियस एंजाइम टू कट द सीक्वेंस को कट करने के लिए जो एंजाइम काम कर रहा है। ये क्रिस्पर जो टेक्निक है ये नेचर में पाई जाती थी बैक्टीरियाज में। बैक्टीरिया को जब एक बैक्टीरियोफेज वायरस इन्फेक्ट करने के लिए आता था, तो डेफिनेटली बैक्टीरिया का भी कुछ इम्यून सिस्टम होता होगा। वो इम्यून सिस्टम क्या करता था, जो बैक्टीरियोफेज वायरस आ रहा है उसकी जो डीएनए या आरएनए सीक्वेंस है उसमें पैलिंड्रोम्स को, और पैलिंड्रोम आपको पता चल गया क्या है, आइडेंटिफाई करेगा, एंड देन फिर वो पैलिंड्रोम्स पर उसकी डीएनए सीक्वेंस में कट लगा के उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर को खराब कर देता था, जिससे वो वायरस अपना एक्शन पूरा नहीं कर पाता था और बैक्टीरिया अपनी लाइफ को बचा लेता था। सो ये नेचर में पाया जाने वाला एक मैकेनिज्म है बाय विच ए बैक्टीरिया प्रोड्यूस इम्यूनिटी अगेंस्ट
बैक्टीरियोफेज वायरस या बैक्टीरिया को खाने वाले वायरसेस के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप करता था। बैक्टीरिया में पाया जाता था। अब साइंटिस्ट क्या करता है, नेचर में कोई फिनोमेना पाया जा रहा है, देन साइंस क्या करेगी, उस फिनोमेना को स्टडी करेगी और उस फिनोमेना से ह्यूमन के बेनिफिट के लिए कुछ गुड्स या कुछ सर्विस बना दे। हाँ, ये नेचर में पाया जाता था, यस, नेचुरल होता है। अब इसको स्टडी करके हम आर्टिफिशियली भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं टू इंजीनियर। वो भी आर्टिफिशियल है, डेफिनेटली ऑल आर आर्टिफिशियल। हम जेनेटिक इंजीनियरिंग स्टडी कर रहे हैं, सो ऑल आर आर्टिफिशियल। बट नेचर में पाए जाने वाले एक फिनोमेना को इन्होंने स्टडी किया, उसको कॉपी किया और उससे इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग परफॉर्म कर दी। सो हाउ, कैसे किया? सपोज ये आपका डीएनए स्ट्रक्चर है, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के थ्रू ये एक आरएनए डिजाइन करेंगे, आरएनए, और वो आरएनए ऐसे डिजाइन करेंगे कि सपोज मुझे ATTG सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना है, तो इसके अपोजिट कौन से होंगे? TAAC। तो एक ऐसा आरएनए डिजाइन करूंगा, सिंगल स्ट्रैंड होगा आरएनए, वो एक ऐसा आरएनए डिजाइन करूंगा जिसकी सीक्वेंस क्या होगी? TAAC, केमिकल प्रोसेस के थ्रू, एंड दिस आरएनए इज कॉल्ड gRNA. This RNA is called gRNA, means guide RNA. G stands for guide RNA. ये RNA मूव करेगा एंड देन फिर इसके अपोजिट सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करेगा और वहां पर अटैच हो जाएगा। सो हो गया। एंड देन फिर Cas9 जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो यहां पर आइडेंटिफाई करेगा इस आरएनए को एंड देन फिर डबल स्ट्रैंड ब्रेक लगा देगा। डीएसबी क्रिएट हो गया एंड देन फिर डीएसबी को रिपेयर करेंगे हम, और उसके रिपेयर की क्या क्या टेक्निक्स हो सकती है वो देखते हैं। सो यहाँ तक आपको समझ में आया क्रिस्पर कैसे काम कर रही है। एक गाइड आरएनए डिजाइन किया जाएगा, वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जिसको हमें आइडेंटिफाई करना है उसके अकॉर्डिंग, एंड देन फिर उस आरएनए को डीएनए सीक्वेंस पर मूव करवाया जाएगा। देन फिर वो आइडेंटिफाई करेगा अपने अपोजिट सीक्वेंस को और वहाँ अटैच हो जाएगा। एंड देन फिर Cas9 एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करेगा, वो अपना एक्शन करेगा एंड देन इट विल क्रिएट ए डबल स्ट्रैंड ब्रेक। क्लियर सबको? यहां तक कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। एनी डाउट? सो फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीटेड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस एंड क्रिएशन ऑफ ए double strand break using various techniques called meganucleus, most rudimentary technology, then better one zinc finger nucleus technology, then better one Toland, and then फिर more better or more efficient that is CRISPR. मोस्ट स्टार्टिंग थी ये, इसकी एफिशिएंसी सबसे कम है, शॉर्ट ब्रेक्स पे तो बहुत ही कम है ना, बड़े ब्रेक्स पर ही ये काम कर सकती है। ऑल काइंड ऑफ मीन्स ये किसी भी तरह का जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस परफॉर्म कर सकता है। यहां तक कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट इज रिपेयर ऑफ ए डबल स्ट्रैंड ब्रेक। वी डिवाइड दिस टेक्निक इन 3 पार्ट्स, SDN1, SDN2 and SDN3, साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस। एक साइट आपने क्रिएट की डबल स्ट्रैंड ब्रेक बना के, सो वी विल क्रिएट ए न्यूक्लियस सीक्वेंस एंड वी विल डायरेक्ट इट टू द पर्टिकुलर साइट of DSB, double strand break. So this is called site directed nuclease, and this is classified in 3 parts, 1, 2 and 3. First part, to repair small breaks using natural processes or chemical processes. या तो आप उसको नेचुरली हील होने दें या फिर एक केमिकल प्रोसेस के थ्रू हम वहां पर न्यूक्लियोटाइड्स फिक्स करें chemical process के through. So this is called SDN1, using natural or chemical processes, chemical reactions के थ्रू वहां पर
हम ATCG न्यूक्लियोटाइड्स फिक्स करें शॉर्ट सीक्वेंसेस पर, जहाँ शॉर्टकट लगे हुए हैं, जहाँ पर ज़्यादा लंबी सीक्वेंस आपको फिक्स नहीं करनी है, वहाँ पर अगर आप केमिकल प्रोसेस के थ्रू, इसको एक नाम भी दिया गया है, दैट इज कॉल्ड बेस एडिटिंग टेक्निक। केमिकल रिएक्शंस, आर्टिफिशियली केमिकल रिएक्शंस के थ्रू, ठीक है। सो बेस एडिटिंग टेक्निक जो है इसका एक एग्जांपल हो सकती है बेस एडिटिंग। ये शॉर्ट सीक्वेंसेस पर केमिकल रिएक्शंस के थ्रू न्यूक्लियोटाइड्स ATCG को फिक्स करके वहां पर रिपेयर कर सकती है। ओके, दिस इज कॉल्ड SDN1 टेक्निक। सेकंड SDN2 टेक्निक, इसमें क्या होता है, एक DNA टेम्पलेट पहले डिजाइन किया जाता है आर्टिफिशियली। हाउ, ये कैसे होता है, आपने पढ़ा था DNA, अभी हमने देखा था DNA से ट्रांसक्रिप्शन हुआ एंड देन RNA बना, एंड RNA से आपका प्रोटीन बना, यही हुआ था। आप RNA आर्टिफिशियली डिजाइन कर सकते हैं, आपने देखा क्रिस्पर्स में, यानी RNA आर्टिफिशियली डिजाइन किया जा सकता है। एक एंजाइम या एक प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। DNA से RNA बनने का प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। There is another process in nature that is called reverse transcription. रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से आप RNA से DNA डिजाइन कर सकते हैं। पहले एक आर्टिफिशियली RNA डिजाइन किया, देन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का एक्शन हुआ उस पर, एंड देन आपको मिल गया एक DNA। सो अब अगर आपका डबल स्ट्रैंड ब्रेक बना हुआ है, उसको मुझे एक सीक्वेंस से फिल करना है, तो पहले मैं एक RNA डिजाइन करूंगा, देन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एक्शन होगा एक पर्टिकुलर एंजाइम के थ्रू, एंड देन उस RNA से बन जाएगा एक DNA। सो दिस इज आर्टिफिशियल DNA टेम्पलेट और आर्टिफिशियल जीन, एंड देन फिर इस जीन को मैं लाइगेज एंजाइम के थ्रू जो आपका डबल स्ट्रैंड ब्रेक बना है वहां पर फिक्स कर दूंगा, एंड दिस इज क्लासिफाइड एज SDN2। यहां पर क्या हुआ, एक DNA रिपेयर टेम्पलेट इज डिजाइंड आर्टिफिशियली टू फिल टू रिपेयर द DSB, डबल स्ट्रैंड ब्रेक। ये क्लियर है? ओके, फर्स्ट दो पार्ट DSB रिपेयर हो रहा है आर्टिफिशियल मेथड्स से। अब डिफरेंस थर्ड पार्ट से इन दोनों का मेजर डिफरेंस क्या है, जो थर्ड पार्ट SDN3 विल बी रिपेयर्ड यूजिंग ए ट्रांसजीन, यानी एक फॉरेन या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का जीन निकाला मैंने, जो हमने शुरू में देखा था, और उसको मैंने अगर DSB से रिपेयर किया एक ऐसे जीन से जो नेचर में ऑलरेडी मौजूद है, सो दिस विल बी क्लासिफाइड एज SDN3। सो दिस इज हाउ वी कैन रिपेयर द डबल स्ट्रैंड ब्रेक्स। ये क्लियर हो गया आपको? यहां पर आपका नेचुरल जीन लेकर आ रहे हैं आप किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से, और यहां पर आप आर्टिफिशियली रिपेयर कर रहे हैं। वन इज यूजिंग केमिकल प्रोसेसेस, अनदर वन इज यूजिंग आर्टिफिशियल जीन और DNA रिपेयर टेम्पलेट दैट इज डेवलप्ड बाय आर्टिफिशियल मीन्स। यहां तक आपको क्लियर हो गया? दिस इज हाउ जेनेटिक इंजीनियरिंग इज परफॉर्म्ड, या रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी इज परफॉर्म्ड। थर्ड, ठीक है, यहां तक कोई क्वेश्चन हो? क्लियर? ओके, सो अब हम देखते हैं व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, आपने किया तो आप इससे क्या अचीव कर सकते हैं, व्हाट कैन बी अचीव। ये आपको मिल भी जाएगी PDF में।
applications. Most common to produce transgenic organisms. Organisms या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने का काम कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. अब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं ये आप देखते हैं. सबसे पहला मेडिकल फील्ड में. मेडिकल फील्ड में क्या हो सकता है? टू प्रोड्यूस सम काइंड ऑफ मेडिसिन्स, मेडिसिन प्रोडक्शन में. मेडिसिन प्रोडक्शन में कैसे? जैसे डायबिटीज पेशेंट्स को आपने देखा होगा, उनको इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने होते हैं. सो इंसुलिन कहाँ से लाया जा रहा है? इंसुलिन हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है बीटा सेल्स के थ्रू लीवर में. ठीक है. अब किसी पेशेंट की बीटा सेल्स ठीक से फंक्शन नहीं कर पा रही है, इस वजह से उसका बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है. सो अब उसको बाहर से इंसुलिन इंजेक्शन के थ्रू लेना होगा. अब वो फैक्ट्री में कैसे बन रहा है? कैसे? इस डायग्राम पे फिर से चलते हैं. ये आपका प्लाज्मिड आपने ई कोलाई बैक्टीरिया से रिमूव किया एंड देन सपोज कीजिए जीन ऑफ इंटरेस्ट इज रिलेटेड टू इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन. इंसुलिन जीन है ये. और देन फिर हमने उसको इंसुलिन जीन को प्लाज्मिड के साथ फिक्स कर दिया एंड देन इस प्लाज्मिड को फिर से ई कोलाई बैक्टीरिया में लगा दिया, फिक्स कर दिया एंड देन ई कोलाई बैक्टीरिया को हमने ग्रो किया, एक फेवरेबल इन्वायरमेंट इसको दिया, 1 से 2 और बढ़ते बढ़ते ये काफ़ी सारी नंबर में हो गया. और हर ई कोलाई बैक्टीरिया सेल जो है उसके अंदर एक इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन है एंड देन फिर ये ई कोलाई बैक्टीरिया क्या करने लगेगा? इंसुलिन प्रोड्यूस करने लगेगा. ठीक है. और इस इंसुलिन को फिर एक्सट्रैक्ट किया जाएगा बीकर से एंड देन इंजेक्शन की फॉर्म में ले जाकर के मार्केट में बेचा जा सकता. तो मेडिसिन प्रोडक्शन में ऐसी मेडिसिन जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस से जनरेट होती है, फॉर एग्जांपल वेरियस हार्मोन्स, वेरियस एंजाइम्स, है ना, लाइक थायराइड हार्मोन के लिए अलग से टैबलेट्स दी जाती है, इंसुलिन. तो इस तरह के जो भी एंजाइम्स और हार्मोन्स हैं जो ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस कर रही है और किसी जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से किसी पेशेंट की बॉडी वो हार्मोन या एंजाइम प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है. सो such kind of hormones and enzymes can be produced with the help of transgenic microorganisms like transgenic bacteria, and various transgenic microorganism can be used to produce such kind of medicines. Agriculture. Agriculture. Yes. जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाने में, जीएम क्रॉप्स में. और जीएम क्रॉप्स के क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं? क्यों मुझे किसी क्रॉप को या किसी प्लांट को जेनेटिकली मॉडिफाई करना पड़ रहा है? यस. देयर आर वेरियस objectives to produce, to develop genetically modified crops. One is high production, resistance, resistance against pest या insects, pest and weeds, drought,
सैलिनिटी, एक्सेट्रा, है ना। ड्रॉट रेजिस्टेंस अगर आपको जनरेट करनी है, सैलिनिटी रेजिस्टेंस, हम जीनोम स्ट्रक्चर को चेंज करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, आप ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, है ना। सैलिनिटी रेजिस्टेंस, ठीक है। और क्यों आपको प्लांट्स को मॉडिफाई करने की जरूरत है, जेनेटिकली मॉडिफाई करने की जरूरत हो सकती है? हाई प्रोडक्शन हो गया, टू ऐड न्यूट्रिशन वैल्यू, ड्रॉट रेजिस्टेंस में आ गया, लो वाटर कंजप्शन, न्यूट्रिशन लाइक फॉर एग्जांपल राइस है, और राइस कंप्लीटली कार्बोहाइड्रेट बेस्ड होती है, ठीक है। उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड करके गोल्डन राइस डेवलप किया गया। सो गोल्डन राइस कैन हैव प्रोड्यूस विटामिन ए, ठीक है। बीटा कैरोटीन होता है गोल्डन राइस में, सो जब बीटा कैरोटीन बॉडी में जाता है, सो विटामिन ए प्रोड्यूस होता है। सो अब उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ गई है। स्पेशली गोल्डन राइस कुछ ऐसा दिखाई देता है, ये देख सकते हैं आप। सो ये आपका ऑर्डिनरी राइस है, एंड देन इसको जेनेटिकली मॉडिफाई करके उसमें जो राइस है उसमें बीटा कैरोटीन नाम का एक सब्सटेंस आ जाता है, उसकी सेल्स जो है बीटा कैरोटीन प्रोड्यूस कर रही है, सो ये गोल्डन कलर का हो जाता है, और बीटा कैरोटीन बॉडी में जैसे ही जा रहा है वो विटामिन ए प्रोड्यूस करेगा। सो हमारी जो पुअर इन द पुअरेस्ट ऑफ पुअर पॉपुलेशन है, दे हैव विटामिन ए डेफिशिएंसी, सो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस गोल्डन राइस टू फुलफिल देयर, वो उनको सब्सिडाइज्ड रेट पर दिया जाएगा। राइस तो देना ही है गवर्नमेंट को, तो अब गोल्डन राइस, विटामिन ए ओनली, ठीक है। इसके अंदर ऐसे जीन इंट्रोड्यूस कर देते हैं जो बीटा कैरोटीन प्रोड्यूस करने लग जाते हैं राइस में। यूजुअली ये नहीं पाया जाता है, यूजुअली बीटा कैरोटीन येलो फ्रूट्स में पाया जाता है, लाइक पपाया, है ना, पाइनएप्पल, इनमें पाया जाता है। तो वहाँ से वो जीन पिक करके राइस के प्लांट में इंट्रोड्यूस कर दिया गया, तो राइस का जो फ्रूट है यानी उसका जो ग्रेन है उसमें भी बीटा कैरोटीन है। हाँ, लेकिन अब वो गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड, यस यस डेफिनेटली, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो सकता है, और भी एग्जांपल हो सकते हैं। और क्या किया जा सकता है प्लांट के थ्रू, इसकी शेल्फ लाइफ को भी, शेल्फ लाइफ को इंक्रीज किया जा सकता है। इसकी शेल्फ लाइफ को, शेल्फ लाइफ ऑफ एग्री प्रोड्यूस कैन बी इंक्रीज्ड यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग मेथड्स। लाइक फॉर एग्जांपल वेरियस फ्रूट्स हैं, उसको फार्म टू उसको सेल करते हैं, इस बीच में अगर गैप बढ़ जाता है, टाइम गैप बढ़ जाता है, अगर वो सेल नहीं हो पा रहा है तो फिर वो खराब होने लग जाता है। सो हाँ, तो हार्वेस्ट की जो शेल्फ लाइफ है उसको इंक्रीज कर दिया जाए। फॉर एग्जांपल फाल्सवार नाम का एक टमाटर डेवलप किया गया, सो दैट टमाटो हैव लॉन्ग शेल्फ लाइफ, सो इट कैन बी स्टोर्ड इजीली फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड। सो शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करके आप जो फार्म लॉस हो रहा है it can be reduced. So, these are examples. जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक और क्या हो सकता है इसका एग्रीकल्चर में, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के थ्रू बायोफ्यूल्स के लिए, बायोफ्यूल्स। सो बायोफ्यूल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरियस कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग या स्टार्च कंटेनिंग क्रॉप्स। अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड टेक्निक्स के थ्रू उन क्रॉप्स को मॉडिफाई करके हाई अमाउंट ऑफ स्टार्च प्रोड्यूस करने के लिए उनको डिज़ाइन कर दिया जाए, या फिर आप एनर्जी सेगमेंट में आप पढ़ेंगे देयर आर 4 जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल्स। तो 4th जनरेशन क्या कहती है कि हम जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स एंड एल्गी का यूज करके हम हाई अमाउंट ऑफ बायोफ्यूल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं विथ
इन लो टाइम पीरियड, है ना, वो आपका प्लांट है कम टाइम पीरियड में हाई अमाउंट ऑफ स्टार्च अपने बॉडी में स्टोर करेगा एंड देन उस कम टाइम पीरियड में आप उसको उसकी यील्ड लेंगे एंड देन फिर आप बायोफ्यूल जेनेटिक। यस, बायोफ्यूल किसी प्लांट प्रोडक्ट से बनाया जा रहा है, ठीक है, उसमें स्टार्च की क्वांटिटी होनी चाहिए। अब एक टाइम पीरियड एक्स टाइम पीरियड में अगर वो एक्स वाई अमाउंट ऑफ स्टार्च जनरेट कर रहा है, अगर मैं उस प्लांट को या उस एल्गी को जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दूं तो लेस देन एक्स टाइम पीरियड में हायर देन वाई अमाउंट ऑफ बायोमास अगर वो अपने अंदर स्टोर कर पा रहा है, सो आप बायोफ्यूल्स प्रोड्यूस करने में इसको यूज कर सकते हैं। सो दीज आर वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स या जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स। इसके अलावा जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, can be used as in the field of medicine. मेडिसिन, यहाँ पर मेडिसिन प्रोडक्शन में हो रहा है और यहाँ पर उस ऑर्गेनिज्म को ही मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। सो ये हो सकता है। और क्या हो सकता है? बायो फर्टिलाइजर्स, लाइक किसी बैक्टीरिया को जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है उसको मैं जेनेटिकली मॉडिफाई कर दूं एंड देन फिर उससे मैं जो सॉइल में नाइट्रोजन का क्वांटिटी उसको बढ़ाऊं या सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम कर सकता हूँ। तो दीज आर वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। अनदर इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन मेडिसिन लाइक रेट्रोवायरस है, ठीक है, एक रेट्रोवायरस है, उसको मैं जेनेटिकली मॉडिफाई कर दूं, ठीक है, एंड देन फिर उसमें कुछ ऐसे जीन्स उसमें इंसर्ट कर दिए जाएं, वो एक वैक्सीन के रूप में इस्तेमाल किया जाए। इट कैन बी यूज्ड एज वैक्सीन। सो आरएनए, यस, यहाँ पर मेडिसिन प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ पर पूरा ऑर्गेनिज्म जा रहा है आपकी बॉडी, ठीक है। और अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज जीन थेरेपी। जीन थेरेपी, जीन थेरेपी कैसे दी जा रही है? सपोज कीजिए एक पेशेंट है जिसमें एक जेनेटिक म्यूटेशन है जिसकी वजह से उसमें कोई डिजीज आ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल थायराइड एक बहुत ही मतलब क्लासिकल एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज एडिनोसिन डिमिनेज डेफिशिएंसी डिजीज। एडिनोसिन डिमिनेज डेफिशिएंसी डिजीज, ये क्या होता है? एक स्टेम, जो आपका बोन मैरो है उसमें पाई जाने वाली एक स्टेम सेल होती है, ठीक है। एक एंजाइम प्रोड्यूस होता है, एडिनोसिन डिमिनेज एंजाइम। वो एंजाइम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टी सेल्स। आपने टी सेल्स के बारे में पढ़ा है कभी? देयर आर टू टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट इम्यूनिटी सेल्स, टी सेल्स एंड बी सेल्स। सो टी सेल्स उनको मैच्योर करने के काम करता है, ठीक है। अगर किसी पेशेंट के अंदर एक जीन म्यूटेंट हो जाता है जो उस एंजाइम को प्रोड्यूस कर रहा था, एडिनोसिन डिमिनेज एंजाइम को, तो फिर अब क्या उस पेशेंट के बॉडी में टी सेल्स मैच्योर हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे, ठीक है। मींस अब उस पेशेंट की इम्यूनिटी लाइफ टाइम के लिए हमेशा वीक रहेगी, वो एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता है। इन सच केस साइंटिस्ट ने क्या किया? साइंटिस्ट एक्सट्रैक्टेड स्टेम सेल्स ऑफ दैट पेशेंट्स बोन मेरो, उस पेशेंट के बोन मेरो से स्टेम सेल्स को एक्सट्रैक्ट किया गया एंड देन उसमें जो म्यूटेंट जीन है उसमें स्टेम सेल में हेल्दी जीन इंसर्ट करवाया गया। हाउ? एक हेल्दी जीन लिया गया एक हेल्दी पर्सन से एंड देन उसको रेट्रोवायरस में इंसर्ट करवाया गया एंड देन रेट्रोवायरस को इन्फेक्ट करने के लिए छोड़ा गया उस पेशेंट की स्टेम सेल्स को, ठीक है, जो आपने एक्सट्रैक्ट कर ली थी। देन स्टेम सेल्स को जैसे ही वो रेट्रोवायरस इन्फेक्ट करेगा,
वहाँ पर वो हेल्दी जीन को इंसर्ट कर देगा। अब उन स्टेम सेल्स को ग्रो किया जाएगा लेबोरेटरी में, एंड देन लेबोरेटरी में जब वो एक स्पेसिफिक अमाउंट तक ग्रो हो जाएगी, उसको इंजेक्ट कर दिया जाएगा पेशेंट के बोन मेरो में फिर से। तो अब उस पेशेंट के बोन मेरो में हेल्दी स्टेम सेल्स मौजूद हैं, और वो हेल्दी स्टेम सेल्स एडिनोसिन डेमिनेज एंजाइम प्रोड्यूस करेंगी, और आपका टी सेल्स का जो मैच्योरेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी उस पेशेंट की बॉडी में हेल्दी टी सेल्स प्रोड्यूस होने लगेंगी, और इस तरीके से वो एक जेनेटिक डिजीज जो उसको था, जिसकी वजह से वो नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रहा था, अब वो नॉर्मल होता। सो दिस काइंड ऑफ थेरेपी इज कॉल्ड जीन थेरेपी। और ये कई तरीके से हो सकती है। ये एक एग्जांपल हुआ। पार्किंसन डिजीज होता है जो ब्रेन सेल से रिलेटेड डिजीज होता है, जिसमें मेमोरी कम होने लगती है। सो पार्किंसन डिजीज में जो हेल्दी जीन है वो रेट्रोवायरस के थ्रू, स्टेम सेल्स के थ्रू बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। इसके अलावा कुछ नए ब्रेक थ्रू हुए हैं, लाइक चाइना में रिसेंटली न्यूज़पेपर्स में पढ़ने आया था कि एक रेयर डिजीज पाया जाता था जिससे बच्चे बहरे है ना होते थे, तो उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक के थ्रू उसका जो म्यूटेंट जीन है उसको हेल्दी जीन से रिप्लेस कर दिया गया। सो ये एक एग्जांपल हो सकता है। हर्लर्स सिंड्रोम नाम का एक डिजीज होता है, रेयर डिजीज है। उसमें क्या होता है, जो बेबी का जन्म होता है हर्लर सिंड्रोम के साथ, उसका स्कल ठीक से डेवलप नहीं होता और बड़ा होने लगता है। सो अमेरिका में, यूएसए में जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक के थ्रू उसके म्यूटेंट जीन को रिप्लेस किया गया और हर्लर सिंड्रोम को किया गया। ठीक, तो अगर मैं इस जीन थेरेपी को मैं क्लासीफाई करने की कोशिश करूं, सो आई कैन क्लासीफाई इट इन टू पार्ट्स। वन इज somatic cell gene therapy, and another one is germline gene therapy. Somatic cell gene therapy and germline gene therapy. Somatic cell gene therapy means एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर कोई जेनेटिक डिजीज है, उसको फिक्स करने के लिए अगर उसकी सोमेटिक यानी बॉडी सेल्स का, सोमेटिक मीन्स जो आपका बॉडी सेल्स है, बॉडी सेल एक्सेप्ट ऑफ जर्म सेल्स, यानी हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं वो सब सोमेटिक सेल्स है, सिर्फ दो तरह की सेल्स को छोड़ के। दीज आर जर्म सेल्स या रिप्रोडक्टिव सेल्स, स्पर्म सेल्स इन मेल एंड एग सेल्स इन फीमेल्स। इनको छोड़ के बॉडी में जितना भी सेल्स पाया जाता है उन सबको क्या कहा जाता है, सोमेटिक सेल्स। और इन सोमेटिक सेल्स में कंप्लीट जीनोम मौजूद होता है। और अगर हम जीन थेरेपी का टारगेट सोमेटिक सेल को बनाते हैं, सो सच काइंड ऑफ सेल जीन थेरेपी इज कॉल्ड सोमेटिक सेल जीन थेरेपी, एंड दिस इज यूज्ड फॉर ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, and germline gene therapy is done on reproductive cells. रिप्रोडक्टिव सेल्स पे क्यों करनी पड़ेगी जीन थेरेपी? फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन को पता है कि उसके जीन सीक्वेंस में या जीनोम में एक म्यूटेंट जीन है जो उसकी नेक्स्ट जनरेशन में पास होगा। सो उस नेक्स्ट जनरेशन के बर्थ से पहले ही वो अपनी रिप्रोडक्टिव सेल, अगर वो मेल है तो स्पर्म सेल और फीमेल है तो अपनी एग सेल्स के अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू उस म्यूटेंट जीन को रिमूव करवा दें, एक हेल्दी जीन के साथ रिप्लेस करवा दें। सो सच काइंड ऑफ जीन थेरेपी विल बी कॉल्ड जर्म लाइन जीन थेरेपी बिफोर बर्थ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के जन्म से पहले ही रिप्रोडक्टिव सेल्स में चेंज कर दें, एंड देन फिर हम उसका फर्टिलाइजेशन करवा दें। अगर स्पर्म सेल है, उसका जीन थेरेपी के थ्रू उसका म्यूटेशन रिमूव किया, एंड देन फिर एग के साथ उसका फर्टिलाइजेशन करवा दिया, और फिर एक एम्ब्रियो डेवलप हुआ। ठीक है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं, सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है, एंड ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। सपोज मेरे अंदर कोई जेनेटिक म्यूटेशन है जिसकी वजह से मुझे कोई डिजीज है, पार्किंसन है या व्हाटएवर, सो मैं ये करूँगा।
लेकिन मुझे पता है कि मेरे अंदर एक ऐसा म्यूटेशन है जो मेरी अगली पीढ़ी में जाएगा, सो मैं कौन सा जर्म लाइन को हेल्दी जीन से, समझा नहीं मैं आपने क्या कहा, वो जीन किसी दूसरे पर्सन से आ जाएगा। यहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म कहाँ है, रिप्रोडक्टिव सेल है यहाँ पर, या तो वो स्पर्म सेल है या तो एक एग सेल है, स्पर्म है या एग है। और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के जन्म से पहले, इवन फर्टिलाइजेशन से भी पहले अगर आपकी जीन थेरेपी कर दी गई है, सो आपको दैट इज कॉल्ड जर्म लाइन जीन थेरेपी। यानी इसके एग्जांपल आप ऑलमोस्ट हर वीक या हर मंथ न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे। लाइक हर्लर सिंड्रोम कुछ महीनों पहले मैंने पढ़ा था, चाइना में जो डेफ जो बच्चा है उसका था, वो कुछ टाइम पहले ही पढ़ा था। ठीक है, इस तरह से आपको ऑलमोस्ट देखते रहने को मिलेगा। इसके अलावा सिकल सेल एनीमिया, वेरी इंपॉर्टेंट। सिकल सेल एनीमिया के लिए 2 टेक्निक डेवलप की गई थी। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंडक्टिंग ए प्रोग्राम टू एलिमिनेट सिकल सेल एनीमिया और टू ट्रीट सिकल सेल एनीमिया पेशेंट्स ऑन लो रेट्स, है ना। तो वो उसके लिए 2 टेक्निक्स डेवलप की गई थी। तो सिकल सेल एनीमिया क्या होता है कि एक जेनेटिक म्यूटेशन होता है, उसकी वजह से जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो राउंड शेप की बजाय उसमें जो हीमोग्लोबिन है वो म्यूटेशन की वजह से डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन डेवलप होता है, जिसकी वजह से वो सिकल शेप में आती है और इस तरीके से आरबीसी डेवलप होती है। यानी ये आरबीसी है। एंड देन इसकी वजह से क्या होता है, जो आरबीसी की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो लो हो जाती है, जिसकी वजह से वेरियस इश्यूज जो है पेशेंट को देखने पड़ते हैं। सो दीज आर काइंड ऑफ जीन थेरेपीज जो आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग मेथड्स के थ्रू देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ तक आप जेनेटिक इंजीनियरिंग समझ चुके हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? क्लियर सबको? सो दिस इज फर्स्ट part of biotechnology, most important part, that is genetic engineering or recombinant DNA technology. How it works, what are various technologies in news, वो आपने देखा, मेगा न्यूक्लियस SDN1 वगैरह। देन उसके एप्लीकेशंस आपने देखे, ये है जेनेटिक इंजीनियरिंग। नेक्स्ट